Hello students, welcome to the channel English 360. Today we are going to read 6th chapter from your class 10 English book Footprints Without Feet, and the name of the chapter is The Making of a Scientist. And this chapter talks about a scientist whose name is Richard E. Bright, and he has received many awards like Shell Scholar Award and Charing-Plough Award for biochemistry and molecular biology. And he was very fascinated about butterflies early on in his childhood, and that fascination for the butterflies, that driving curiosity, opened the world of science to him. So in this chapter this is kind of a biographical account of a scientist, and you will get to know how the childhood of a brilliant scientist was spent, and what things did he do in his childhood, and what he learnt there, okay, that helped him build up his career, and that helped him become a great scientist in the world. What are the essential qualities required to become a great scientist? So let us find out. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. E. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. तो देखिए, महज 22 की उम्र में एक जो पहले स्काउट एसोसिएशन के जो मेंबर थे, फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर थे, उन्होंने क्या किया, एक तहलका मचा दिया साइंटिफिक वर्ल्ड में. उन्होंने एक नई थ्योरी दे डाली कि कैसे सेल्स वर्क करती है. उनका नाम क्या था? रिचर्ड एच ई ब्राइट. और उन्होंने अपने कॉलेज रूममेट के साथ मिलकर एक आर्टिकल के अंदर एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया था. और किसके अंदर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था? एक बहुत ही फेमस जर्नल थी जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. तो मात्र 22 की उम्र में उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दे दी थी जिससे कि साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर एक तहलका मच गया था. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. तो देखिए, ये पहली बार था कि इतना इंपॉर्टेंट जो साइंटिफिक जर्नल था, इसने क्या किया था, कॉलेज स्टूडेंट्स का वर्क पब्लिश किया था. आज तक ये बड़े बड़े साइंटिस्ट का वर्क पब्लिश करता रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम इसने कॉलेज स्टूडेंट्स का वर्क पब्लिश किया था. और ये ठीक ऐसा ही था जैसे कि मान लीजिए स्पोर्ट्स के अंदर आप ये समझ लीजिए कि 15 की एज में आप बड़ी बड़ी लीग्स में खेलने लगे हो, या फिर जब आप बेसबॉल खेलने गए हो तो मान लो पहली बार में आपने होम रन हिट कर दिया. होम रन का मतलब जब आप हिट करके एक कंप्लीट राउंड ले लेते हैं वहाँ पे ग्राउंड का, दैट इज कॉल्ड होम रन. तो ये उस अचीवमेंट के बराबर थी. अगर मैं इंडियन टर्म्स में बात करूँ तो आप एक बहुत छोटी एज में 15 की एज में आप IPL खेलने लग गए हो, तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी. For Richard E. Bright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. और रिचर्ड ई ब्राइट की अगर बात करें तो उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट्स ली थी, काफ़ी अचीवमेंट्स रही हैं उनकी साइंस और फील्ड्स में. तो ये उन सभी जो स्ट्रिंग थी ना, जो एक सीरीज थी अचीवमेंट्स की, उनमें सबसे पहली अचीवमेंट थी उनकी. और ये सब स्टार्ट किससे हुआ? बटरफ्लाइज से. एन ओनली चाइल्ड, ए ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया. देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड. आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स. तो इब्राइट कहते हैं कि मतलब मैं एक अकेला चाइल्ड था मेरे पेरेंट्स का, और रीडिंग पेनिसिल्वेनिया के अंदर मेरे कोई ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो मैं कुछ ज़्यादा वहाँ कर नहीं सकता था. ठीक है, रीडिंग और पेनिसिल्वेनिया में इनका बचपन बीता था. और कहते कि मैं अकेला फुटबॉल और बेसबॉल तो खेल नहीं सकता था एक ही पर्सन की टीम के साथ, मतलब खुद ही था मैं उस टीम में. मैं और चीज़ें कर सकता था. क्या कर सकता था? चीज़ें कलेक्ट कर सकता था. सो ही डिड, एंड डिड ही एवर. Beginning in kindergarten, Bright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने किया ये, और बड़े डिटर्मिनेशन से किया और हमेशा करता चला गया. किंडरगार्टन में जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, बचपन में जो स्टार्ट हुई थी बटरफ्लाइज कलेक्ट करने की, और उसी डिटर्मिनेशन से वो अपनी ज़िंदगी में जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी अचीवमेंट वो लेते रहे हैं, वो उसी डिटर्मिनेशन से करते रहे हैं. He also collected rocks, fossils and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. तो उन्होंने रॉक्स भी कलेक्ट किए, फॉसिल्स होते हैं, रिमेन्स होते हैं, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स के जो सॉलिड बन जाते हैं, और कोइंस भी कलेक्ट किए. और बड़े ही ईगर एस्ट्रोनोमर भी बने. वो उत्सुक एस्ट्रोनोमर वो होता है अ पर्सन हु स्टडीज हेवनली बॉडीज. ठीक है, और कभी कभी तो पूरी रात तक मतलब तारों को देखते रहते थे. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड. ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment, and helped him in many other ways. तो सबसे पहली बात तो देखिए, उनका एक ब्राइट माइंड था और एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, मतलब एक उत्सुकता थी चीज़ों को जानने की, और एक बड़ा ही ब्राइट माइंड था. और उनकी मदर भी क्या थी, जो उनको एनकरेज किया करती थी लर्निंग के अंदर.
ठीक है, वो उन्हें ट्रिप्स पे ले जाया करती है, एजुकेशनल ट्रिप्स पे, उनके लिए टेलीस्कोप्स लाना, माइक्रोस्कोप्स लाना, टेलीस्कोप जिससे दूर की चीज़ें देखी जाती है, माइक्रोस्कोप जिससे आप ये कह सकते हो कि माइन्यूट चीज़ें देखी जाती है, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल जिन पे उनको माउंट किया जाता है, ठीक है, मतलब और इसके अलावा जो और इक्विपमेंट्स वगैरह थे और काफ़ी और चीज़ें उन्होंने ला के दी अपने बेटे को, जिससे उसको सीखने में काफ़ी मदद मिली। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। After that, I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. तो देखिए उसकी मदर कहती है कि जब उसने स्कूल स्टार्ट किया तो केवल मैं ही उसकी कंपेनियन थी, साथी थी। उसके बाद मैं उसके लिए दोस्त भी लाया करती थी घर पे, और रात को जो थे कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह थे या कुछ सीखने का काम था, हम लोग इकट्ठे किया करते थे। कहते कि जब रिची के फादर की डेथ हुई, जब रिची 3rd ग्रेड में था, तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी का जो मकसद था वो रिची ही था। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things, his mother said. He liked it, he wanted to learn. तो वो उसका बेटा जो था, रिची की मदर और रिचर्ड खुद, वो मतलब हर इवनिंग जो है वो डाइनिंग रूम टेबल पे स्पेंड किया करते थे। तो उनकी मदर कहती है अगर उसके पास करने के लिए कोई चीज़ें नहीं होती थी, काम नहीं होता था, तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। फिजिकल वर्क नहीं, बल्कि ऐसा काम जिससे उसको कुछ सीखने को मिले और उसको अच्छा लगता था, क्योंकि उसे सीखना पसंद था, वो सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और वो पूरी उम्र सीखता ही रहा। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल ऑन एवरी डे थिंग्स, ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। तो कहते हैं स्कूल में वो उसको अच्छे ग्रेड्स आते थे, टॉप ग्रेड्स आते थे, और बाकी सभी चीज़ों में वो एक आम बच्चे की तरह था। बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd ग्रेड, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। और जब वो 2nd ग्रेड में हुआ तब तक इब्राइट ने क्या कर लिए थे, अपने होम टाउन में पाए जाने वाले लगभग 25 जो है बटरफ्लाइज की स्पीसीज को कलेक्ट कर लिया था। That probably would have been the end of, देखिए ये एक लिस्ट है जो कि 6 वीक्स में मतलब उन्होंने कलेक्ट की थी रिचर्ड इब्राइट ने, रीडिंग पेंसिल्वेनिया में रहते हुए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. तो वो कहते हैं कि शायद वो मेरा बटरफ्लाई कलेक्टिंग का एंड हो जाता, लेकिन तब मेरी मदर ने क्या किया, अगर उन्होंने मुझे एक बुक ना ला के दी होती तो मेरा बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो कैंपेन था वो वहीं रुक जाता। उन्होंने मुझे एक बुक ला के दी, चिल्ड्रंस बुक, जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। तो देखिए मोनार्क एक्स एक बटरफ्लाई होती है, तो उसके माइग्रेशन की स्टडी थी कि वो वहाँ ट्रैवल करती है। इसे मोनार्क नहीं बोलेंगे आप, दिस इज कॉल्ड मोनक। तो उस बुक में ये बताया गया था कि मोनक बटरफ्लाई जो है वो कैसे सेंट्रल अमेरिका जाती है, माइग्रेट करती है। तो इससे इस यंग कलेक्टर के लिए क्या हुआ, मतलब साइंस का एक वर्ल्ड उसके लिए ओपन हो गया, इसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, इसका इंटरेस्ट और बढ़ गया। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्क्वेट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कैनेडा। Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. तो देखिए इस बुक के एंड में क्या था, रीडर्स को ये कहा गया था कि आप बटरफ्लाई की माइग्रेशन स्टडी में डॉक्टर उर्क्वर्ट की हेल्प कर सकते हैं। रीडर्स को कहा गया था कि आपके एरिया में जो भी बटरफ्लाई है ना, आप क्या करो, उनको टैग कर दो। डॉक्टर उर्क्वर्ट जो थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में रिसर्च कर रहे थे बटरफ्लाइज पे, तो इब्राइट की मदर ने भी उनको लिखा, और इब्राइट भी जो है वो उसमें उनकी हेल्प करना चाहता है। तो इब्राइट ने क्या किया, बटरफ्लाइज जो उसके एरिया में मिल रही थी उनके विंग्स पे हल्के हल्के कुछ टैग्स लगा दिए, मतलब कुछ चिपका दिया हल्के उसके पंखों पे, ठीक है। एडहेसिव का मतलब कोई चिपकाने वाली चीज़, टैग्स का मतलब कुछ भी चिपका देना। और ये कहा गया कि जो भी स्टैग्ड बटरफ्लाई जिसको भी मिले उसको वो कहाँ भेज दे, डॉक्टर उर्क्वर्ट को भेज दे। मतलब मान लीजिए जो रीडिंग पेंसिल्वेनिया में इब्राइट रह रहा था, उसने वहाँ जो बटरफ्लाइज मिली उनके पंखों पे कुछ चिपका दिया, और उसके बाद जितनी भी दूर उड़ के वो बटरफ्लाई गई होगी, एक मैसेज था कि जिसको भी बटरफ्लाई टैग वाली मिले वो डॉक्टर उर्क्वर्ट को सेंड कर दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks in late summer. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. तो जिस एरिया में इब्राइट रहता था, रीडिंग नाम का जो एरिया था, वहाँ पे बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन जो था वो 6 weeks ही चलता है लेट समर में। अगर आप उनको एक एक करके पकड़ने लगो तो आप ज़्यादा नहीं पकड़ पाओगे। तो अगला स्टेप क्या था इब्राइट के लिए कि वो बटरफ्लाइज का एक झुंड इकट्ठा मतलब पालना चाहता था। He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would tag the butterfly's wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development.
तो वो क्या करता, वो एक मोनक, फीमेल मोनक को पकड़ता, उसके अंडे जो थे वो कलेक्ट करता और उनको अपने बेसमेंट में उनके डिफरेंट जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस थी उनके थ्रू उनको रेज करता। जैसे एग से कैटरपिलर बनता, कैटरपिलर से प्यूपा, फिर एडल्ट बटरफ्लाई, और फिर जब वो बटरफ्लाई बन जाती तो वो चिपका देता उनके पंखों पे और उन्हें उड़ने देता। और काफ़ी सालों तक जो उसके घर का बेसमेंट था वो काफ़ी सारी हज़ारों की तादाद में जो मोनक्स थी उनका एक घर बना रहा। मतलब वो अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में थी, कोई प्यूपा, कोई कैटरपिलर, इस तरीके से। Eventually I began to lose interest in tagging butterflies. It is tedious and there is not much feedback, Ebright said. In all the time I did it, and he laughed, only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. तो कहते हैं कि धीरे धीरे क्या होने लगा कि मेरा जो बटरफ्लाइज को टैग करने में जो इंटरेस्ट है वो कम होने लगा, क्योंकि ये काफ़ी टीडियस वर्क था और इसका कोई ज़्यादा फीडबैक नहीं मिला था मुझे। क्योंकि कहता है कि इतने टाइम में जितनी बटरफ्लाइज मैंने रेज की और जितना मैंने टैगिंग की उनको, सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज थी वो रिकैप्चर की गई थी, और वो भी मेरे घर से 75 से ज़्यादा दूरी पे, मील से ज़्यादा दूरी पे नहीं जा पाई थी। देन इन द 7th grade ही गोट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, Ebright said. His entry was slides of frog tissues, which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. तो 7th ग्रेड के अंदर जब वो हुआ तो उसको पता चला कि रियल साइंस क्या है, जब वो उसने एक काउंटी साइंस फेयर के अंदर एंटर किया। काउंटी एक छोटा सा, यू कैन से, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है जहाँ की खुद की गवर्नमेंट होती है कुछ वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। तो कहता है कि मैंने वहाँ जब एंटर किया काउंटी साइंस फेयर के अंदर, आपने काउंटी क्रिकेट भी वर्ड सुना होगा, काउंटी क्रिकेट खेलते हैं लोग इंग्लैंड में, तो मुझे पता चला कि रियल साइंस क्या होती है। और वहाँ जाके मैं मतलब हार गया, मतलब मैं कोई भी प्राइज़ वहाँ जीत नहीं पाया उस फेयर के अंदर। और ये मेरे लिए एक बड़ा सैड फीलिंग थी, क्योंकि वहाँ पे हर कोई ना कोई प्राइज़ जीत रहा था और सिर्फ मैं ही था जो नहीं जीत पाया था। और मेरी एंट्री क्या थी, मैंने फ्रॉग टिश्यूज़ की स्लाइड्स बनाई थी और जो मैंने माइक्रोस्कोप से दिखाई थी, लेकिन मुझे तभी जल्दी एहसास हो गया कि जो विनर्स थे उन्होंने कोई रियल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मेरी तरह केवल नीट डिस्प्ले नहीं किया था स्लाइड्स का, तो मुझे भी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना था। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. तो जो उसके अंदर कंपेटिटिव स्पिरिट था इब्राइट के अंदर, मतलब कभी हार ना मानने वाला या लोगों के साथ कंपटीशन में रहना, वो पहले से ही क्या था, मतलब अपीयर हो रहा था। तो उन्होंने क्या देखा कि अगली बार मुझे जीतना है। तो कहते हैं कि मुझे ये जानता था मैं कि अगले साल का जब फेयर होगा तो मुझे कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा जिस विषय की नॉलेज थी वो तो क्या था, मतलब मैं इंसेक्ट्स पे ही काम कर रहा था ना, बटरफ्लाइज पे ही, तो यही मेरे लिए सबसे ये कह सकते हो कि नॉलेज वाला सब्जेक्ट था जिसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता था। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiments. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. तो उसने डॉक्टर उर्कवर्ट को लिखा इब्राइट ने आइडियाज़ के लिए, जिन डॉक्टर उर्कवर्ट की उसने बुक पढ़ी थी, तो डॉक्टर उर्कवर्ट को लिखा कि सर मुझे आइडियाज़ दीजिए कि मैं बटरफ्लाइज पे क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। तो काफ़ी सारे ढेरों जो है सजेशन आए एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और इन्हीं सजेशन के बेसिस पे इब्राइट ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे उसको काउंटी में और इंटरनेशनल साइंस फेयर में काफ़ी प्राइजेस भी मिले बाद में चलकर। For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. तो 8th ग्रेड के अंदर इब्राइट ने क्या किया, इब्राइट ने सोचा कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ अब की बार। तो उसने क्या सोचा कि जो एक वायरल डिजीज़ होती है मोनक कैटरपिलर्स में, और वो हर साल उनको काफ़ी मोनक कैटरपिलर्स मर जाते हैं उस वायरल डिजीज़ से। इब्राइट ने सोचा कि ये डिजीज़ कौन लेके आता है, एक बीटल लेके आता है, एक इंसेक्ट जो होता है। तो उसने क्या किया, इन कैटरपिलर्स को बीटल्स की प्रेजेंस में रेज किया, ये देखने के लिए क्या उनके अंदर डिजीज़ होती है नहीं होती, लेकिन कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाया इब्राइट को इस बात से। फिर भी उन्होंने क्या किया, वो प्रोजेक्ट जो था अपना कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया वो दिखाया उस फेयर के अंदर, और इस बार वो जीते। The next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. Viceroys on the other hand do taste good to birds, so the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner.
अगले साल साइंस फेयर में उनका प्रोजेक्ट ये था, उन्होंने इस थ्योरी को टेस्ट करना चाहा कि जो वॉइसरॉय बटरफ्लाई होती है वो मोनक बटरफ्लाई की कॉपी करती है। इसका कारण ये है कि पक्षियों को जो थी वॉइसरॉय बटरफ्लाई अच्छी लगती है खाने में, और जो मोनक है वो उनका टेस्ट उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो वो सोचती है कि जितनी ज़्यादा वो मोनक की तरह दिख सकती है उतने ही कम चांसेस है कि वो किसी बर्ड का डिनर बने। मतलब अगर वो मोनक की तरह दिखेंगे तो बर्ड्स उन्हें मोनक समझ के नहीं खाएंगे। Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food, it would eat all the monarchs it could get. And Ebright said later research by the other people showed that viceroys probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. तो इब्राइट ने जो प्रोजेक्ट दिखाया वो ये दिखाया कि ये देखना चाह रहे थे कि क्या बर्ड सच में मोनक्स को खाते हैं या सिर्फ वॉइसरॉयज को ही खाते हैं। तो कहते हैं कि उसने ये देखा कि स्टारलिंग जो बर्ड है वो और बर्ड का के जैसा फूड नहीं खाता, वो सिर्फ मोनक्स को खाता है जो उसे मिल सकती है। और इब्राइट की बात की इब्राइट ने ये कहा कि कुछ लोगों ने और भी रिसर्च की, बाद में उनमें ये भी प्रूव हो गया था कि वॉइसरॉय जो है वो सच में ही मोनक की कॉपी करती है। और इब्राइट का ये प्रोजेक्ट जो था वो उस काउंटी फेयर के अंदर जूलॉजी जो डिवीजन था उसमें तो फर्स्ट आया और ओवरऑल थर्ड आया। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. तो हाई स्कूल में इब्राइट का जब सेकेंड ईयर था तो इब्राइट ने क्या किया, एक ऐसी रिसर्च करनी स्टार्ट की जिससे उनको मतलब इंसेक्ट के ऊपर हार्मोन जो होते हैं उनके बारे में उन्होंने कुछ डिस्कवर किया, और इनडायरेक्टली यही चीज़ जो है, यही एक्सपेरिमेंट आगे चल के उनकी सेल्स की लाइफ का जो उन्होंने थ्योरी दी उसका बेस बना। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वो सिंपल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनक प्यूपा। तो उसने एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की, ये थी कि जो मोनक प्यूपा होता है उसके ऊपर 12 जो है वो छोटे छोटे गोल्ड के स्पॉट्स बने होते हैं, उसका पर्पज क्या है। Everyone assumed the sports were just ornamental, Ebright said, but Dr. Urquhart did not believe it. हर कोई ये सोचता था कि वो जो स्पोर्ट्स है वो शायद ऑर्नामेंटल है, मतलब ताकि वो सुंदर दिखे, कैटरपिलर इसलिए है, लेकिन ऐसा वो प्यूपा सुंदर दिखे इसलिए है, लेकिन ऐसा नहीं था। डॉक्टर उर्कवर्ट के अकॉर्डिंग इसका कोई और पर्पस था। To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. तो इस बात का जवाब ढूंढने के लिए इब्राइट और उनके साथ एक और काम करने वाले एक एक्सीलेंट साइंस के स्टूडेंट ने क्या किया, एक डिवाइस बनाई उन्होंने जो ये दिखाती थी कि जो स्पोर्ट्स है ना उनसे एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है और जो कि बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है वो हार्मोन। दिस प्रोजेक्ट वन इब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। तो इब्राइट का ये जो प्रोजेक्ट था काउंटी फेयर में फर्स्ट आया और इसके बाद उनको एंट्री मिल गई इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के अंदर। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और इसी प्रोजेक्ट के लिए उनको वहाँ जूलॉजी डिवीजन में थर्ड प्लेस मिला। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. तो एक फेमस इंस्टीट्यूट था रिसर्च का, वोल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, वहाँ की एंटोमोलॉजी जो लेबोरेटरी है, एंटोमोलॉजी होता है जो इंसेक्ट से रिलेटेड होती है, उसमें काम करने का मौका मिल गया इब्राइट को। एज ए हाई स्कूल जूनियर, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. तो हाई स्कूल जूनियर में भी क्या किया, रिचर्ड इब्राइट अपनी उस एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स को जो मोनक प्यूपा के ऊपर वो कर रहे थे उनको कंटिन्यू करते रहे, और उस साल उनको इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी फर्स्ट प्राइज मिला, फर्स्ट पोजीशन उनको मिली, और एक और मतलब समर उनको काम करने का मौका मिल गया आर्मी लेबोरेटरी में। In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. तो सेकेंड ईयर में अपने एक्सपेरिमेंट्स को और आगे ले जाते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोनक की विंग की कुछ सेल्स थी वो कल्चर के अंदर उन्होंने ग्रो की, और ये दिखाया कि वो सेल्स तभी डेवलप होगी नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स के अंदर अगर उनको उन गोल्ड स्पॉट्स का हार्मोन फीड किया जाए। That project won first place for zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. और वो प्रोजेक्ट जो था इंटरनेशनल फेयर में जूलॉजी में फर्स्ट आया उनका, और उन्होंने वो समर जो थी ग्रेजुएशन के बाद कहाँ स्पेंड की, आर्मी लैबोरेटरी में रिसर्च करते हुए, और एक और लैबोरेटरी थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, वहाँ उन्होंने स्पेंड किया। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी,
Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. और अगली समर जो था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वो आ गए थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ वापस वो जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी थी वहाँ गए और उन हार्मोन के ऊपर उन्होंने कुछ और वर्क किया और लेबोरेटरी के जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनकी मदद से उन्होंने क्या कर ली, उस हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर ली. A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. और 1.5 साल बाद इसके इब्राइट को अपनी जो सेल लाइफ के बारे में उन्होंने नई थियोरी दी थी उसका आइडिया आया. ये तब आया जब वो उस हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर की फोटो के एक्सरे फोटो को देख रहे थे, तभी अचानक उनके दिमाग में ये आइडिया आया. When he saw those photos, Ebright did not shout Eureka or even I've got it. But he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles, how the cell can read the blueprint of its DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus, DNA is the blueprint for life. तो जब उन्होंने उस हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर की फोटोज को देखा तो इब्राइट चिल्लाए नहीं कि यूरेका या फिर आई गॉट इट, कि मुझे कुछ नया ब्रेक थ्रू मिल गया, नई चीज़ लेके मैं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं चिल्लाया उन्होंने. यूरेका का मतलब जब आप कुछ नया डिस्कवर कर लेते हो सबसे अलग. तो उन्होंने ये माना कि उनकी जो ये फाइंडिंग्स है इंसेक्ट हार्मोन्स के बारे में, उन्होंने उस फाइंडिंग ने क्या कर दिया है, बायोलॉजी की एक जो गुत्थी है वो सुलझा दी है. बायोलॉजी की एक पजल थी जो सोल्व नहीं हो रही थी वो सुलझा दी है कि सेल जो है मतलब डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे रीड कर सकती है एक सेल. क्योंकि डीएनए पता है सभी को कि सब्सटेंस होता है एक सेल के न्यूक्लियस में जो कि हेरिडिटी को कंट्रोल करता है. मतलब एक पेरेंट्स के जो है यू कैन से कि फीचर जो है या उनका स्वभाव जो है वो बच्चे में आता है तो वो हेरिडिटी से डिटरमिन होता है और डीएनए जो है वो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है और सेल के फॉर्म और फंक्शन को भी ये डिटरमिन करता है. इस तरह से डीएनए को हम ये कह सकते हैं कि लाइफ का ये ब्लूप्रिंट है. Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. Ebright और उनके जो कॉलेज रूममेट थे जिनका नाम था जेम्स आर वोंग, उन्होंने पूरी रात वर्क किया, पिक्चर्स ड्रॉ करते रहे, उस जो हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर था उसके प्लास्टिक मॉडल्स कंस्ट्रक्ट करते रहे, ये मतलब जानने के लिए कि ये कैसे पॉसिबल है. और बाद में उन्होंने एक पेपर लिखा जिसमें उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया एक रिसर्च पेपर के अंदर. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. तो देखिए इब्राइट को जो कोई जानता था तो उसको इस बात की हैरानी नहीं हुई कि इब्राइट ने क्या किया. 1510 बच्चों को जो जिन्होंने ग्रेजुएट किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, तो उसमें वो सेकंड रहे उन बच्चों में. और इब्राइट जो थे उसके बाद में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर उन्होंने ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर के तौर पे भी वहाँ पे वर्क किया और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किया अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, टेस्ट करने के लिए. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. तो कहते हैं कि अगर उनकी ये थ्योरी करेक्ट प्रूव हो जाती है तो ये लाइफ प्रोसेसेस को समझने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा, बड़ा स्टेप होगा साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर. और इससे कुछ नए आइडियाज़ भी डेवलप हो सकते हैं कि कैंसर्स को कैसे रोका जा सकता है या और डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है. और ये सारा तभी पॉसिबल हो पाया जब उस छोटे से बच्चे की इब्राइट की क्यूरियोसिटी थी, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी. और जस्ट हाई स्कूल में जब वो पढ़ रहे थे, जब उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि जो मोनक पेपा के ऊपर जो स्पोर्ट्स है उनका पर्पज़ क्या है, उस बात वो उनको चलते चलते उनकी सेल लाइफ की थ्योरी तक ले आई. मतलब इतना बड़ा उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और एक रिसर्च कर डाली. रिचर्ड इब्राइट हैज़ बीन interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he has no time for other interests. Ebright also became a champion debater and a public speaker and a good canoeist, an all-round outdoors person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इब्राइट का इंटरेस्ट साइंस में ही है
या कुछ और नहीं करते हैं, वो और चीज़ों के लिए उनके पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक चैंपियन डिबेटर है, अच्छा डिबेट करते हैं, अच्छे पब्लिक स्पीकर है, वो एक अच्छे कैनोइस्ट है। एक आप ये कह सकते हो कि थिन बोट होती है कैनो, तो उसका भी उनको शौक है। और वो आउटडोर्स पर्सन है, बाहर उनको जाने का शौक है। एक अच्छे फोटोग्राफर है वो, खास तौर पे नेचर और साइंटिफिक एग्जिबिट्स जो लगे होते हैं उनके अच्छे फोटोग्राफर भी है वो। In high school, Richard E. Bright was a straight A student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs. He also found someone to admire, Richard A. Wearer, his social studies teacher and advisor to both the clubs. Mr. Wearer was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, E. Bright said. तो हाई स्कूल के अंदर जो थे रिचर्ड ई ब्राइट स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे, ए ग्रेड आते थे उनके, तो लर्निंग उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इजी था। तो उन्होंने अपनी ज़्यादा जो एनर्जी थी वो किस और फोकस की, डिबेटिंग में जो, और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब थे उसमें, और वहाँ उनको कोई मिले भी जिनको वो एडमायर करते हैं, रिचर्ड ए वेयर जो उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे, और वो उनके बारे में कहते हैं कि जो मिस्टर वेयर थे बड़े परफेक्ट पर्सन थे मेरे लिए। उन्होंने नए नए आइडियाज़ के लिए मुझे एनकरेज किया, उनको एक्सप्लोर करने के लिए। Richard would always give that extra effort, Mr. Wearer said. What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. तो मिस्टर वेयर भी काफ़ी इम्प्रेस थे रिचर्ड के वर्क कल्चर से, वर्क एथिक्स से। तो कहते हैं कि रिचर्ड हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करता था। मुझे इस बात की खुशी थी कि ये एक ऐसा लड़का था जो 3-4 घंटे डिबेट के लिए भी प्रिपेयर कर सकता था, रात को अपना रिसर्च का वर्क साथ साथ चलाते हुए, जो बटरफ्लाइज पे और इंसेक्ट्स पे करा था। मतलब इसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था इस बात का कि टाइम नहीं है, या मतलब फिर भी वो सारे वर्क इकट्ठे किया करता था। रिचर्ड वॉज कम्पेटिटिव बट नॉट इन अ बैड सेंस, मिस्टर वेयर कंटिन्यूड. Richard was not interested in winning for winning sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could for the right reasons. He wants to be the best. तो वेयर कहते हैं कि रिचर्ड कम्पेटिटिव था, मतलब प्रतिस्पर्धा की भावना थी, लोगों से कंपटीशन रखने की, लेकिन बैड सेंस में नहीं थी कि मुझे जीतना है, जीतने के लिए जीतना है, मतलब लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे जीतने पर, या फिर मुझे प्राइज़ मिलेगा। वो इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि वो सबसे अच्छा काम करना चाहते थे, वो अच्छे रीजंस के लिए जीतना चाहते थे, किसी हेल्दी कंपटीशन में रह के जीतना चाहते थे वो। ही वांटेड टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को हराने के लिए वो जीतना चाहते थे। And that is one of the ingredients in the making of a scientist. Start with a first-rate mind, add curiosity, and mix in the will to win for the right reasons. E. Bright has these qualities. From the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard E. Bright has never lost his scientific curiosity. तो कहते हैं कि यही एक इंग्रेडिएंट्स है एक साइंटिस्ट को बनाने की। अगर मैं बताऊं रेसिपी या मैं जो सामग्री बताऊं एक साइंटिस्ट बनाने की क्या है, थोड़ा ह्यूमरस वे में, आपका माइंड फर्स्ट रेट होना चाहिए, आपका एवन माइंड होना चाहिए। उसके अंदर आप क्या मिला दो, थोड़ी क्यूरियोसिटी मिला दो, और उसके बाद उसमें क्या मिक्स कर दो कि आपको जीतना है तो फॉर द राइट रीजंस, यू हैव टू विन फॉर द राइट रीजंस, ये थोड़ा सा उसमें मिक्स कर दो, तो ये आपकी रेसिपी है, इससे आप एक ग्रेट साइंटिस्ट बन जाओगे। और ब्राइट के अंदर ये क्वालिटीज़ थी। जब से उनको वो बुक मिली थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, तो एक साइंस का वर्ल्ड उनके लिए ओपन हो गया था, जितनी क्यूरियोसिटी उनको बढ़ गई थी, और आज तक उन्होंने वो क्यूरियोसिटी नहीं खोई है। सो दिस चैप्टर इज रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन. So students, this was your chapter, The Making of a Scientist. I hope that you have understood this chapter, and if you understood this topic, then please like this video, share it, and subscribe to my channel English 360. Thank you.